नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि भारत के जो पड़ोसी स्थलीय देश थे, सीमा साझा कर रहे थे। पाकिस्तान की सीमा, जो वो वाली सीमा, हैदर नहीं, सीमा कौन सी सीमा थी पाकिस्तान के साथ? रेड क्लिफ। वैसे ही डूरंड किसके साथ थी? अफगानिस्तान। चाइना के साथ मैकमोहन। ऐसी रेखाएं हम लोगों ने पढ़ी थी ना। अभी क्या ऐसे इधर अरब सागर भरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी भरी हुई है, इन सब में भी कोई सीमा होगी भारत में या नहीं होगी? या कहीं पे भी यहाँ से मुंह उठाए और चल दिए अंदर तक, चले चले जा रहे हो, कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं? नहीं। अभी अगर हमारे क्षेत्र में यहाँ पे कहीं पे एंट्री मार दिए ना, चाहे तुम समुद्री जहाज से आओ या फिर हवाई जहाज से आओ, अगर तुम उस नॉटिकल माइल के भीतर पाए गए तो हमारे कोस्ट गार्ड लगे होते हैं। कोस्ट गार्ड जानते हैं ना? हाँ, हमारे तटों की रक्षा करने वाले जो गार्ड होते हैं, वो वहीं पर धर लेते हैं, उनको वहीं मार के गिरा देते हैं। ऐसे ही कुछ हम आपको एक इतालवी सबमरीन के बारे में बताएंगे। उन्होंने 2 भारतीय मछुआरों को मार दिया था। तो ऐसे करके हम लोग इस बात को समझेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये जो श्रीलंका है और उधर इंडोनेशिया, इधर एक मैंने नहीं बनाया, इधर एक अभी बनाए देते हैं, मालदीव है। इनकी सीमा कौन सबसे नज़दीकी सीमा साझा करता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं भाई, ये श्रीलंका है। ये कौन है? इनको नहीं पहचान पाए? इनका नाम है तमिलनाडु। चलो पहचान गए। तमिलनाडु की राजधानी जरा याद हो तो गुनगुना लो मन में अपने। हाँ, चेन्नई। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और भाई बता देते हैं। ये रहा तमिलनाडु, ये रहा श्रीलंका। तमिलनाडु कहाँ है? कहाँ है तमिलनाडु? भारत में है। ध्यान से सुनना। अब सवाल आता है कि यहाँ पर दो दो तरीके की जलराशियां हैं जो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग कर देती हैं। ये कौन है, ये कौन है? इनके बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं, यहाँ जूम करके बताएंगे, है ना? ध्यान से देखते रहना। ये जो ऊपर भरा हुआ है, इसे हम कहते हैं पाक जल संधि। इसको ऐसे पाल के स्ट्रेट लिखा रहता है, मैं ऐसे ही लिखे देता हूँ। अच्छा, पाक जल संधि, जल संधि, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। जो यहाँ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार। मतलब 2 जल राशियां हैं जो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग कर देती हैं। एक का नाम है पाक जल संधि, दूसरे का नाम है मन्नार की खाड़ी। चलो अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके, ये अरब सागर भरा है, ये बंगाल की खाड़ी भरी। इनको आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 4 भाई ऊपर थे, 2 भाई नीचे थे। इनका नाम था अंडमान, इनका नाम था निकोबार। ये बीच में कौन था जो दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा करके चला गया है? 10 डिग्री, है ना? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, और आपको यहाँ थोड़ा जूम करके ये वाला मैटर समझाता हूँ ना, कि कौन किसको अलग कर रहा है। तो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं। ये रहा, ये ऐसे करके थोड़ा सा ये चला गया, फिर ऐसे करके फिर ये यहाँ मन्नार की खाड़ी वाला हिस्सा चला गया। इनको मैं बड़ा बना देता हूँ ना, ये ऐसे करके एक लोग हैं। फिर थोड़ा दूर से ये ऐसे करके जाफना है श्रीलंका का। चलते चले आओ, चलते चले आओ, चलते चले आओ। ये श्रीलंका का जाफना है, ऐसे करके चलते चले आ रहे हैं। ये रहा। अब ध्यान से देखना, ये जो है इनका नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ठीक। इनको तो आप तमिल टीएन लिख दें, तमिलनाडु समझ जाएंगे ना। थोड़ा सा इसका और हिस्सा ऐसे बना दें ताकि आप इसको समझ सकें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है ऐसे करके। हमारी पौराणिक किसी महाकाव्य में इस बात का जिक्र है कि इसका निर्माण हुआ है। कोई बताएगा? यही तो है राम सेतु, जिसे दुनिया में लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। हमारे लिए तो राम सेतु ही है। एडम्स ब्रिज। श्रीलंका नहीं ले जाते हैं, नहीं तुम्हारा वहां बन जाएगा एडम्स ब्रिज। दुनिया इसको एडम्स ब्रिज या आदम का पुल कहती है, ठीक। इनको आपने रामायण में देखा ही होगा, नल नील आते हैं, हनुमान जी भी रहते हैं। नल नील बहुत मेहनत करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ये रामेश्वरम द्वीप को कौन से देश से? श्रीलंका से। अच्छा, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, ये इसका नाम है तलाई मन्नार। तलाई मन्नार मतलब श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर यहाँ पर एक द्वीप स्थान है जिसका नाम है धनुषकोडी।
धनुषकोडी, मतलब धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक क्या स्थित है? राम सेतु, जिसे हम एडम्स ब्रिज या आदम का पुल भी कहते हैं, ये यहीं पर स्थित है। अच्छा, इसके नीचे की तरफ भरा हुआ जो जलराशि होगा, यहीं तो देखा है आपने, मन्नार की खाड़ी। इसके ऊपर की तरफ जो जलराशि है, जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। इतनी बात समझ गए आप? अभी यहीं पर तो एक बवाल चल रहा है, यहाँ पर एक द्वीप है, कच्चा थीवू द्वीप। करंट में आप पढ़े हैं ना, कच्चा थीवू द्वीप का विवाद कौन से दो देशों के बीच में है? तो ये रहा श्रीलंका, ये रहा भारत। तो इनके बीच में कच्चा थीवू को लेकर के लड़ाई चल रही है। अच्छा, ये कौन सा देश मैंने बताया? श्रीलंका बताया। अच्छा, श्रीलंका की मुझे सबसे अच्छा राजधानी तो सभी जानते हैं, हमें बताओ श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी, नो आइडिया। अच्छा, एक और बात बताओ, सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक में लिखे देता हूँ, सर्वोच्च शिखर, ये बता दो। अच्छा, श्रीलंका के प्राचीन नाम बता दो, प्राचीन नाम। और श्रीलंका कुछ खास है? श्रीलंका की भाषा बता दो। और जो जहां मिल जाए वहीं पढ़ लिया करो। खेल, इनका राष्ट्रीय खेल बता दो। और कुछ बच रहा है? चलो अच्छा, प्राचीन नाम, इनके प्राचीन दो नाम हैं। एक तो आप सुनते होंगे सिंघाल द्वीप। आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, जब हज्जाज का जहाज जाता है मुस्लिम युवतियों, पितृहीन मुस्लिम युवतियों को लेकर के इसी सिंघाल द्वीप से। अच्छा, इसी को सीलोन भी कहा जाता है, सीलोन। और जब बौद्ध पढ़ते हैं ना, तब यहाँ ये नाम बहुत आता है, सीलोन। लंबी नदी तो हमारे यहाँ कौन सी है? गंगा। इनके यहाँ महावेली गंगा, महावेली गंगा। अच्छा, इसके बाद हाईएस्ट पीक, हमारे यहाँ का हाईएस्ट पीक क्या है? भारत का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट मत कहना, नहीं मैं मुक्का मार दूंगा। कौन सा है? बहुत बढ़िया, सबसे हाईएस्ट पीक हमारे यहाँ केटू था, है मतलब हाईएस्ट पीक। इनके यहाँ का है, बड़ा अजीब नाम, पिथरा थाला गला, पिथरा थाला गला, ये रहा पिथरा थाला गला। भाषा, भाषा यही सिंघली भाषा है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो सिंघली भाषा है। ठीक, खेल कौन सा है? तटीय क्षेत्र है, वॉलीबॉल ही खेलते हैं लोग, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलते हैं वो लोग। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। चलो, इतनी बात हम लोगों ने श्रीलंका से देख ली। हम लोग का मेन एजेंडा ये था कि यहाँ पर हमें पता था ये रामेश्वरम द्वीप है। अच्छा, एक मेन तो फैक्ट रह ही गया, इस रामेश्वरम को मुख्य तमिलनाडु से जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना है। ये रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज का नाम है भाई पम्बन द्वीप। क्या नाम है? सॉरी, पम्बन ब्रिज, द्वीप नहीं, पम्बन ब्रिज नाम है। ये जो आपको दिख रहा है पम्बन ब्रिज, एक सेतु समुद्रम परियोजना आपने सुनी होगी। पहले क्या हुआ कि उसको इस वाले मार्ग से बनाना था, मतलब इस राम सेतु को काट देना था, काटने का मतलब तोड़ना था, और यहाँ से रास्ता बना करके भारतीय जहाज़ों को पानी के या फिर अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को इस तरफ से लेके जाना था। असल में हुआ क्या कि ये जहाज़ जैसे मान लो पाकिस्तान से आ रहा है, किसी अरब देश से आ रहा है, श्रीलंका की ओर जाना, सॉरी इधर जाना है म्यांमार इत्यादि की ओर, तो इधर से घूम के जा रहा था। सब लोगों ने कहा कि भाई नहीं भारत नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा रास्ता दियो, तई के कोलिए दे दियो, इतनी कोलिया, थोड़ी कोलिया दे दियो, हम पंचे निकर जाई। तो सब लोग कहें ये वाला रास्ता थोड़ा काट दो। हमारी सरकार ने कहा ऐसे कैसे काट दोगे, हमारे यहाँ इतनी मेहनत से बनाया था, हमारे पौराणिक कथाओं में भी दिया गया है, हम इसको काटने नहीं देंगे। सरकार ने कहा अगर तुमको रास्ता चाहिए तो तुम इधर से नहीं घुसो, तुमको हम इधर से निकाले दे रहे हैं, इधर से। ये वाला, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, पम्बन ब्रिज, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है आपने? उसमें ऐसे करके पुल रहता है, और फिर ट्रेन जब जाती है तो ऐसे रहता है, और ट्रेन जब इधर से जहाज जाना हुआ, भाई सामने से पानी जहाज आ रहा है, ऐसे बंद है, तो इसको ऐसे करके खोल दिया जाता है। जो पानी का जहाज होता है, शिप होती हैं, वो इधर से निकल जाती हैं, फिर बंद कर दिया जाता है, लेकिन याद करके बंद कर दिया जाता, नहीं कोई खुला रहा है वो, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो वो लोग इसको जो है यहाँ से रास्ता प्रदान कर दिए, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग बना दिए कि इधर से आओ जाओ, आओ नज़दीक कर दिन, कहीं हुआ कहाँ मरे जी हो, इधर से आओ जाओ, है ना, समझ गया वाली बात? ठीक, मतलब पम्बन द्वीप से ही ये वाला रास्ता, सॉरी पम्बन ब्रिज से ही ये वाला रास्ता दे दिया गया है। ये पता है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हाई सी लिंक है। मैं इसकी ये लगभग 2.2 किलोमीटर का है,
पम्मन, ये बना है उस साल, पता है किस साल बना है? जिस साल पहला विश्व युद्ध हुआ था एकदम। अच्छा, उसके एक साल बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए थे। उसके पहले क्या रहा होगा? 1914, 1914 ईस्वी में ये बना था पम्मन ब्रिज। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये वाला तो तुम समझ गए हो, पम्मन ब्रिज। अभी एक रिसेंटली हमारे मोदी जी ने भारत का सबसे बड़ा सी लिंक का उद्घाटन किया। सी लिंक का मतलब जो पुल समुद्र में बना हुआ हो। कोई बताएगा सबसे बड़ा? मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे बना हुआ है, 7 द्वीप हैं ना, बहुत सारे द्वीप हैं, 7 द्वीपों का समूह है मुंबई। तो मुंबई में बना हुआ है, मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखे देता हूँ। उसका नाम है अटल सेतु। उसका नाम किया गया है अटल सेतु। इसको हम लोग पहले MT मुंबई ट्रांस HL मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक, मैं इसको लिख दूं क्या? इसको पहले हम लोग यही कह रहे थे, पूरा ही लिखे देते हैं। अच्छा, ये इसका है मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक, ये है। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो अटल सेतु बता देंगे आप ना। ये रहा अटल सेतु। ये पता है कितने किलोमीटर का है? ये 22 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 22.8 किलोमीटर का है ये अपना अटल सेतु, 22.8 किलोमीटर। इंडियाज़ फर्स्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट, मतलब भारत का सबसे बड़ा सी लिंक है। मतलब पानी, समुद्र के भीतर जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं सी लिंक। सी लिंक है कौन सा? अटल सेतु। अभी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, मैं एक और पुल यहाँ बता देता हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा। भूपेन हजारिका, ये बहुत बड़े संगीतकार भी थे और समाज सेवी भी थे। भूपेन हजारिका जी के नाम पर एक सेतु बना है। ये कई बार एग्जाम में आता है। क्या आप मुझे बता पाएंगे भूपेन हजारिका सेतु कहाँ है और कौन सी नदी पर है? कहाँ का मैं जवाब देता हूँ, वहाँ पर माजुली द्वीप है। तो क्या बताएंगे? चलो, कहाँ वाला जवाब तो मिल गया। असम, मानस, काजीरंगा, ओरांग नेशनल पार्क है ना। मानस, काजीरंगा, ओरांग, और एक कौन सा है? मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, 4 है ना। असम। मुझे फटाक से बताना, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? बहुत बढ़िया नदी है। हाँ, मुझे पता था तुम ब्रह्मपुत्र बताओगे। अरे चुप करो, लोहित है। लोहित सहायक है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी पर यह पुल निर्मित है। ये 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर से तो ज़्यादा है। 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पुल था ये, भूपेन हजारिका। इससे पहले ना हम लोग पूर्व में ढोला सदिया ब्रिज कहते थे। पुराना नाम, पुराना नाम। इसको पहले हम लोग ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जानते थे। ढोला सदिया, ये भी आता है कि किसका नाम पहले ढोला सदिया ब्रिज था। तो आप बताएंगे कि कौन से पुल का नाम? भूपेन हजारिका सेतु का नाम। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम, निकट निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, कोई बताएगा? निकटतम समुद्री पड़ोसी जो सबसे फर्स्ट नंबर पर हो, फर्स्ट। इतने तो पागल नहीं है आप, समझ ही गए होंगे कौन है। श्रीलंका। श्रीलंका देखकर ही पता चल रहा है ना। लेकिन सवाल आया है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, आप बताओ। मेन, मैं यहाँ एक और नाम लिखे देता हूँ, मालदीव। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, उम्मीद है। ये मालदीव है इधर, ये रहा मालदीव। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये रहा मालदीव, अब दिख रहा होगा ना। ये रहा मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, भाषा दिहेवी है। ये रहे चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू बोले तो लक्षद्वीप। रत्ती रत्ती भर के हैं। राजधानी क्या थी इसकी? कावारत्ती। ये इनका मैं एक और लिख देता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पर एक कोई और द्वीप है, ये लो, मिनिकॉय लिख दिया। अच्छा, मिनिकॉय। अभी बताना दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश भारत का, बताएंगे आप? मालदीव या इंडोनेशिया?
याद रखना, मालदीव नहीं है, दूसरा निकटतम कौन है? इंडोनेशिया है। और तीसरा मैं बताऊंगा नहीं, ये बात आप जान गए होंगे, समझ गए? तो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश का जवाब देंगे, पहले पे श्रीलंका है और दूसरे पर इंडोनेशिया है। ये दूसरा द्वितीय निकटतम समुद्री पड़ोसी देश भारत का कौन सा है? तो आप जवाब देंगे इंडोनेशिया। इतनी बात समझ गए? अब मारो तुम स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ जो समुद्री सीमा बनी हुई हैं उनको किस नाम से जानते हैं, कितने नॉटिकल माइल पर क्या कौन सी रेखा स्थित होती है, कहाँ पर किस देश का कौन सा अधिकार होता है और इसको नियमित करने का कार्य कौन करता है। अगर इस क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ होता है, इस समुद्री सीमा के लिए कौन जिम्मेदार होता है ना। तो चलिए अब हम लोग इन सबको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ खास बातें आप ध्यान से देखना। ये जो आपको शायद ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही हो, मैं मानता हूँ कि जैसे हम लोग ऐसे तुरंत ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे करके भारत को बनाते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं स्थल अंदर की ओर होगा, कहीं बाहर होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे जा रहे थे, फिर पता चला ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ थोड़ा सा अंदर चले आए, फिर ऐसे करके ऐसा कटा छटा तट होता होगा ना, एकदम स्ट्रेट थोड़ी होता है जैसे हम लोग बना देते हैं। आप ध्यान से देखते चलिएगा, ऐसे करके चलते चलते हैं, है ना, ऐसे करके ये तट चला गया होगा। अब हमने मान लिया कि हमें इधर से इधर की ओर करना है पानी। यहाँ पर मैं ये सब मान लेता हूँ कि पानी भरा हुआ है। आप ध्यान से देखते चलिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आधार रेखा होता क्या है। ये सब जल भरा हुआ है, कहीं पर ज़मीन के भीतरी भाग में भरा हुआ है, कहीं बाहरी भाग में भी है, कहीं दूर चले जाते हैं ना, द्वीप दूर तक हो जाते हैं। तो कैसे इसका निर्धारण किया जाता है कि 12 नॉटिकल माइल, 13 नॉटिकल माइल, 24, 200। तो हमने मान लिया कि एक ये ऐसे करके हमने आधार मान लिया। ध्यान से देखते चलना, एक लाइन ऐसे हमने मान लिया। अब समुद्र में उस जगह पर पानी अंदर की ओर हो या बाहर की ओर हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो लाइन आई हुई है ना, हमने कहीं पर अंदर और बाहर वाली भूमि को बराबर करने के लिए एक लाइन खींच ली है जिसका नाम क्या रख दिया है? आधार रेखा। उस आधार रेखा से ही समुद्र की ओर बढ़ने पर हम उस नॉटिकल माइल को मापेंगे। मतलब समुद्र में दूरी मापने के लिए किलोमीटर नहीं होता है, वहाँ पर नॉटिकल मील होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये बात देखने वाले हैं, जैसे हमने लिखा ना 12 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील, ये 24 नॉटिकल मील, ये 200 नॉटिकल मील। कहाँ से, कौन सी रेखा से? तो आप बताएंगे आधार रेखा से। समझ गए ना आधार रेखा क्या है? कि ये जो हमने समुद्र में भूमि का कहीं अंदर बाहर का हिस्सा होता है उन सबको बराबर कर लिया है। कौन सी रेखा से? तो आप बताएंगे आधार रेखा से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए एक संस्था कार्य करती है जिसे 1982 में बनाया गया। मैं लिखता हूँ, एक संस्था है, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि पूरा होता चले। यहाँ पर एक संस्था है अनक्लॉस, जिसका निर्माण 1982 में किया गया। इसकी स्थापना है, ये स्थापना अनक्लॉस की। ये अनक्लॉस है क्या? तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मतलब समुद्र में नियम कानून को विनियमित करने के लिए कौन सी यूनाइटेड नेशंस की संस्था कार्य करती है? कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनक्लॉज के नाम से जानते हैं। बहुत सारे देशों ने मिलकर इस पर सहमति जताई कि हाँ, हम लोग किस तरीके से अपनी समुद्री सीमा का निर्धारण करेंगे, कौन से क्षेत्र में मछुआरे आ सकते हैं, किस में नहीं आ सकते हैं, कहाँ तक किसी देश का नए द्वीप बनाने का अधिकार है, कहाँ पर कोई अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र खोलना हो या किसी नए द्वीप का निर्माण करना हो, या फिर कौन से क्षेत्र में साफ सफाई कर सकता है वो तटीय सीमा वाला देश। ये सारी बातें कौन निर्धारित करेगा? अनक्लॉज निर्धारित करेगा, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में। इसने 1994 से कार्य स्टार्ट किया है, कार्य प्रारंभ कर दिया, ये लागू हो गया पूरी दुनिया में, है ना, कार्य प्रारंभ। तो चलिए अनक्लॉज के बारे में हमने इतना जान लिया है। अब इन्होंने सीमा निर्धारण किया तो कैसे किया? तो ध्यान से देखना, जैसे हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि अगर इस टेरिटरी में कोई आएगा या इस टेरिटरी में आएगा, इस टेरिटरी में आएगा, तो सबके अलग अलग नियम और कानून बना दिए।
जैसे सबसे पहला कौन सा दिख रहा है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब हम लोग इसी समझते चलते हैं, आप हेडिंग में लिखिएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटोरियल सी। हम लोग एक एक को ही पढ़ते चलते हैं ना, ताकि हम लोगों को ज़्यादा एक जगह पर सब कुछ समराइज हो जाए। टेरिटोरियल सी, ये आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा। तो किसी भी देश का जो तट होता है उसके 12 नॉटिकल माइल में, कितने, 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में कौन सी सीमा आती है, कौन सी सीमा आती है, उसे हम कहते हैं प्रादेशिक या समुद्री सीमा होती है। यहाँ पर कोई भी अन्य देश का कोई जहाज, मान लो ऐसे करके मैं प्लेन बना दे, प्लेन तो मैं क्या ही बना पाऊंगा, अरे प्लेन कैसे बना दे, प्लेन, प्लेन, यहाँ पर कोई प्लेन नहीं आ सकता है, कोई शिप नहीं आ सकता है। मतलब अगर यहाँ पर किसी दूसरे देश का प्लेन बिना अनुमति के या कोई शिप बिना अनुमति के आता है तो यहाँ पर तुरंत भारतीय नौसेना द्वारा इसको मार गिराया जा सकता है। प्लेन को ऊपर से गिरा लोगे, समुद्री जहाज को नीचे डुबो दोगे। किस सीमा के अंदर, प्रादेशिक सीमा के अंदर। मतलब इसके भीतर कोई भी बाह्य देश का जहाज बिना अनुमति के ना तो इसकी समुद्री सतह पर आ सकता है और ना ही इसके ऊपर के क्षेत्र में कोई जहाज बिना उस देश की अनुमति के उड़ाया जा सकता है। समझ गए कौन से क्षेत्र में, प्रादेशिक समुद्री सीमा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तटीय देश की संप्रभुता, इसको ऐसे लिख दिया जाए, तटीय देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता। मतलब यहाँ संप्रभु का मतलब क्या है, अपनी इच्छा का मालिक है। तटीय देश की संप्रभुता तथा न्यायाधिकार, न्यायाधिकार का क्षेत्र। मतलब कोई आया है तो उसको बंदी भी बना सकता है, उसको सजा भी दे सकता है। न्यायाधिकार क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल में, आपको बस ये 12 याद रखना है। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि दिमाग में बना रहे। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 12 नॉटिकल माइल। अरे नॉटिकल माइल का मतलब देखो, ध्यान से सुनना, एक माइल जो होता है ये होता है 1.6 किलोमीटर का। मतलब अगर 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा आप जा रहे हैं तो आप मतलब 1 माइल चल चुके हैं। और एक नॉटिकल माइल जो होता है, नॉटिकल माइल वो इससे भी ज़्यादा होता है ना। एक समुद्री सीमा, सॉरी समुद्री दूरी के मापने के लिए नॉटिकल का प्रयोग किया जाता है। ये होता है 1.8 किलोमीटर का, है ना। तो 12 हो गए, तो मतलब अब 12 तो होंगे ही, 12 अट्ठे 96, तो 9.6 किलोमीटर को हम और बढ़ा लेंगे ना। तो ऐसे करके हमको क्या मिल जाएगा, नॉटिकल माइल मिल जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया है कि माइल होता क्या है। तो समुद्री दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी हवाई जहाज, इसको कह दें हम, क्या लिख दें, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, मैं लिखे देता हूँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यहाँ पर बिना लाइसेंस ज़रूरी होता है, मतलब आपको पूछना ज़रूरी है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ हमारे कोस्ट गार्ड खड़े होते हैं, ऐसे करके वो तुरंत बता देते हैं और जाते हैं, इनको तुरंत मार गिराया जाता है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। अच्छा, अगला आपको कौन सा दिख रहा है, 12 के बाद कौन सा दिख रहा है, 24। इसको हम कहते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अच्छा, स्पीड कम ज़्यादा हुआ करे तो आप ना, इसको तो बढ़िया आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऊपर 3 डॉट होंगे, उन पे टैप करें, उससे स्पीड बढ़ा या घटा लें आपको। मतलब यहाँ तो बहुत सुविधा दिख रही है आपको। संलग्न क्षेत्र, या इसे हम अथवा अविच्छिन्न समुद्री मंडल, समुद्री मंडल, इसे हम अविच्छिन्न समुद्री मंडल कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, कितने नॉटिकल माइल तक आपको मैंने बताया, ये संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से कितना, 24 नॉटिकल माइल। यहाँ पर क्या होता है कि सरकार कहती है
कि अगर आपको हमारे इस क्षेत्र से गुजरना है, इस वाले से संलग्न क्षेत्र से, तुम कोई जहाज, पाकिस्तान कोई जहाज लाता है तो इसमें घुस गया अगर, तो भाई साहब फिर निकलना उसका मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। फिर 12 देशों की पुलिस दौड़ाए या 200 देशों की, हमारे कोस्ट गार्ड इनको धर लेंगे, वहीं पीटेंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान या अन्य कोई भी देश इस क्षेत्र से, ताकि भाई दूरी कम हो जाए, इसके लिए लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और किनारे किनारे चुप्पे 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 इधर से निकल जाते हैं, इस वाले क्षेत्र से, संलग्न क्षेत्र से। तो सरकार इस क्षेत्र में किसी दूसरे जहाज के आने पर उससे वसूली कर सकती है। यहाँ पर वो साफ सफाई भी कर सकती है। अच्छा, साफ सफाई का मतलब बिल्कुल नहीं कि लिए खरा हरा साफ कर डालें, नहीं। यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे जहाज जाएंगे तो उनसे मान लो पेट्रोलियम जा रहा है, रिसाव हो गया तो इस पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, तो सरकार इसमें साफ सफाई करवा सकती है। मत्स्य पालन इत्यादि के काम होते हैं ना, तो वो मछलियों के नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इन सब क्षेत्र में साफ सफाई। तो समझ गए, ये संलग्न क्षेत्र अथवा विच्छिन्न समुद्री मंडल। पहले तो यही आता है कि कितने नॉटिकल माइल तक होता है, तो आप बताएंगे 12 नॉटिकल माइल, सॉरी 24 नॉटिकल माइल। एनएम लिख दें, अब आप समझ गए ना, नॉटिकल माइल तक होता है, 24 नॉटिकल माइल। दूसरा, इसमें अधिकार क्या क्या हैं, मैं इसको ऐसे बता दे सकता हूं कि यहाँ वाले क्षेत्र में न्यायाधिकार तो होता है, लेकिन यहाँ पर जहाज इत्यादि जा सकते हैं, उनसे पैसे लिए जा सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, संबंधित देश, जिस भी देश के पास ये होगा, संबंधित देश के पास न्यायाधिकारिता अधिकार है, न्यायाधिकारिता है। लेकिन यह हवाई तथा समुद्री क्षेत्र में लागू नहीं है। इधर से हवाई जहाज ऊपर से जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र में लागू नहीं है, लागू नहीं है। इतनी बात आप समझ गए। यहाँ पर मैं एक और बात बता सकता हूँ, क्या क्या कार्य संबंधित देश कर सकता है। तो जैसे वसूली का अधिकार है, वसूली, भाई पनवेल वाली स्टोरी पता है ना, देखियो, वसूली, वसूली का अधिकार, मैं वसूली लिखे देता हूँ, आप समझ गए। साफ सफाई, साफ सफाई, वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार होते हैं यहाँ पर, है ना, पैसे से संबंधित, मैंने बताया ना, वसूली इत्यादि कर सकता है, वित्तीय अधिकार होता है, साफ सफाई होती है, वसूली होता है। बस इतने ही हम लोगों के लिए दिमाग में रखने हैं कि 24 नॉटिकल माइल तक कोई भी जो स्थानीय देश होगा वो उस पर ये अधिकार प्राप्त करता है। तो आपने दो देख लिए हैं, एक तो आपने देख लिया है कि अनक्लॉज जो होता है यही नियम कानून बताता है। जैसे अभी एक इतालवी मरीन का विवाद हो गया था 2012 में, वो कहते हैं कि एंट्री करते हैं और भारत की इस सीमा में एंट्री कर जाते हैं यहाँ पर, और भारत के दो मछुआरे वहाँ पर थे, तो कहते हैं कि उन्होंने गोली चलाई और इन भारतीय मछुआरों को मार दिया था। दो नौसैनिक थे वहाँ के। तो भारत जो है जाता है और इस अनक्लॉज के तहत केस दायर कर देता है, उनके पास जाता है। अच्छा, इसकी केस की सुनवाई एक तो होती है आईटी लॉस, आईटी लॉस में आप जा सकते हैं, है ना, और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट, तो जानते हैं आईसी ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनकी सुनवाई आप वहाँ पर भी करवा सकते हैं। मतलब चाहे तो आप आईटी लॉस के थ्रू जा करके अपने इस, जैसे मैंने कहा कि ऊपर दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ। तो मतलब आईटी लॉस में जा करके जो दो पीड़ित देश हैं भाई, जैसे इटली और भारत, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी मरीन को लेकर के। एनरिका लेसी एक केस चलता है, भारत एनरिका लेसी केस है ये, वही समुद्री मछुआरे वाला। ये इंडिया और इटली के मध्य में है, तो ये दोनों देश लगातार उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इसके लिए दोनों देश पहले आइटलॉस में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ द सी, ये होता है। या फिर ये लोग जा सकते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जा सकते हैं, वहाँ पर इस अनक्लॉज के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत अपने विवाद का निपटारा करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है ये, हेग में है, बहुत बढ़िया। या फिर मध्यस्थता भी हो सकती है कि दोनों आपसी सहमति से बात को समझे, मध्यस्थता मतलब 3 आधार पर
अनक्लॉज के रूल के तहत ये लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ये वाला जो केस चल रहा है भारत और इटली का, इसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं एनरिका लेसी में। ये एनरिका लेक्सी है, सॉरी, इसको लिख देते हैं हम, लेक्सी केस। एक समुद्री सबमरीन और भारत इटली का विवाद चल रहा है इसमें, एनरिका लेक्सी। ठीक, ये बात आप समझ गए हैं। तो आपने दो चीज़ें देखी, प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से कितने माइल तक, 12 नॉटिकल माइल। दूसरा आपने देखा आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न क्षेत्र होता है, उनमें कौन कौन से काम संबंधित देश कर सकता है, आपने ये देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे और लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट कर लें तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इनोसेंट पैसेज क्या है ना, कितने नॉटिकल माइल तक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अनन्य आर्थिक, इसे हम EEZ भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, ये रहा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि कितने नॉटिकल माइल तक ये विस्तृत है। तो आप देखकर ही बता देंगे कि आधार रेखा से, कौन सी रेखा से, मैं उधर लिखना भूल गया था शायद, आधार रेखा जरूर लिख लेना, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इस पूरे क्षेत्र में अगर कहीं पर भी सोना निकल आए, समुद्र के भीतर कोयला निकल आए, पेट्रोलियम निकल आए, कोई भी खनिज संसाधन निकल करके आ जाएगा, तो उस पर किस देश का अधिकार होगा, जो भी संबंधित देश होगा, है ना। जैसे भारत के इस 200 नॉटिकल, यहाँ तट से आधार रेखा से लेकर के इस 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई भी खजाना निकल आए, कोई भी प्राकृतिक संसाधन निकल आए, तो उस पर किस देश का अधिकार होगा, भारत का। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि बताएं समुद्र में कितने नॉटिकल माइल तक की दूरी में प्राप्त प्राकृतिक संसाधन पर संबंधित देश का अधिकार होगा, जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल वाला देश होगा। तो आप कौन सा बताएंगे, कौन से कितने, 200 नॉटिकल माइल। ध्यान से सुनना, संसाधनों का, ये 200 नॉटिकल माइल, संसाधनों के दोहन का अधिकार, संसाधनों के दोहन, दोहन का अधिकार। ठीक, एक बात आपने ये वाली देख ली। दूसरी बात इसमें है कि एक और होता है इनोसेंट पैसेज। अभी ध्यान से सुनना, इनोसेंट पैसेज मतलब आपके अगर उस देश के साथ व्यापार, फॉर एग्जांपल ईरान, इराक और जो भी अन्य देश हैं उनके साथ अगर आपके साथ ठीक ठाक संबंध हैं, तो आप इधर से उन देश के जहाज़ों को जाने देंगे, है ना, इस वाले क्षेत्र से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र से। अच्छा, इस क्षेत्र में मान लो यहाँ पर कोई एक द्वीप मिल गया, यहाँ पर कोई द्वीप होगा, तो इस पर इसी देश का अधिकार होगा। यहाँ पर ये अपना कोई RO का पानी लगवा सकते हैं, टेंट लगवा के बारात रुकवा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी कार्य कर सकते हैं। या इनको ज़रूरत हो जाए कि थोड़ा बगल में और यहाँ पर पार्ट लिया जाए, तो यहाँ से हमारे यहाँ से कहें कि डिब्बन चाचा का ट्रैक्टर, दो पप्पू चाचा का ट्रैक्टर, सबके ट्रैक्टर ले लो और चलो वो वाला द्वीप पार्ट लीन जाए, है ना। समझ गए आप पहली बात, कि नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, है ना, इस क्षेत्र में किया जा सकता है। अगला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का, ये क्या है, मान लो हमें कोई ऐसा रिसर्च करना है जिसमें लगता है कि अगर उस जगह दग जाए तो कोई मानव ना हो, तो हम वहां जा करके ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इत्यादि यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपने अभी तक देख लिया है कि भारत में जो समुद्री सीमा है वो कहाँ तक, कितने नॉटिकल माइल तक, कौन सी सीमा के या रेखा के नाम से जानी जाती है, ये सारी बातें आप इधर सीख चुके हैं। अब हम लोग अगले टर्म पे मिलेंगे, मतलब हम यूं कहें भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार वाले टर्म का ये लास्ट पार्ट था, ये लास्ट है। अब हम लोग इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो होगा भारत का
प्राकृतिक विभाजन, जैसे हम ऊपर से पढ़ते चले आएंगे, हिमालय पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, फिर मैदानी भाग, फिर इधर अरावली पढ़ेंगे, फिर मालवा का पठार, फिर विंध्य, फिर सतपुड़ा, फिर दक्कन पठार पढ़ेंगे, है ना, बालाघाट, अजंता, गविलगढ़, हरिश्चंद्र, इनके बारे में। और फिर पश्चिमी घाट, उसके नीचे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, नीलगिरी के बाद हम लोग अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी पहाड़ी, फिर इधर वाले क्षेत्र में ये यहाँ पर ये जावड़ी सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई पढ़ेंगे, फिर यहाँ शेषाचलम पहाड़ी, फिर नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा पढ़ेंगे, फिर यहाँ दंडकारण्य का पठार पढ़ेंगे, ये रहा आपका सीएनपी छोटा नागपुर का पठार। फिर हम लोग पूर्वोत्तर को अलग पढ़ेंगे, मिश्मी, अबोर, मीरी, डफलाका पहाड़ियाँ, है ना, और लेब्राटोल, बराइल, मिकिर, रेगमा, इन सब को हम लोग उधर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।